गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाइशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन पब्लिकेट। इसके हमने लेसन 3 कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर लेसन 4, इसका पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, अथवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन करें, अथवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करें, अथवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो आज हम इसके क्षेत्राधिकार के बारे में विश्लेषण के अंदर करेंगे। तो आओ हम इसको करते हैं। केंद्र तथा राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अति आवश्यक होता है। संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का भी अधिक महत्व होता है। संविधान निर्माताओं ने निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है। इसकी रचना दिसंबर 1977 में सर्वोच्च न्यायालय एक्ट में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 18 अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। अप्रैल 1986 में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी। दिसंबर 2008 को लोकसभा ने एक विधेयक पास करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 करने का प्रावधान किया था। अतः वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उन न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य होता है। 1993 से पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता आ रहा है। योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी 1, 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। नंबर 3, वह किसी 1, 2 या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। नंबर 4, वह राष्ट्रपति की दृष्टि से कुशल विधिवेत्ता भी हो। कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। उनसे पहले भी वे स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं और संसद भी महाभियोग द्वारा उनको हटा सकती है। आगे आता है वेतन तथा भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक निःशुल्क निवास स्थान तथा यात्रा भत्ता मिलता है। शब्द। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना पद संभालने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी नियुक्त अन्य अधिकारी के सामने पद की शपथ लेनी पड़ती है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा उसके कार्य। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय है और इसके अधिकार तथा शक्तियाँ बड़ी व्यापक होती हैं। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकदमों में प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय सीधे में ले जा सकते हैं। इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। नंबर 1, भारत सरकार अथवा अधिक राज्यों के बीच झगड़े उत्पन्न हो। नंबर 2, झगड़े जिनमें सरकार तथा राज्य एक तरफ हों या एक राज्य और कुछ राज्य दूसरी ओर। नंबर 3, ऐसे झगड़े जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो। नंबर 4, मौलिक अधिकारों के बारे में कोई मुकदमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। नंबर 5, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय
करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं ले जाए जा सकते वे अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले जाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार भी है। ये अपीलें संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी तीनों प्रकार के मुकदमों में सुनी जा सकती है। कै भाग संवैधानिक मामलों में अपील। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान के किसी धारा की व्याख्या या कानून का कोई प्रश्न निहित है तो मुकदमे चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी, छोटा हो या बड़ा, सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। दीवानी मुकदमों में अपील। भाग गए संविधान के द्वारा दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा अपीलें सुनने जाने की व्यवस्था है। किसी भी राशि का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास आ सकता है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के सुनने के योग्य है। नंबर क्या है? फौजदारी मुकदमों की अपील। इसमें निम्नलिखित प्रकार के फौजदारी मुकदमों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। नंबर 1, यदि किसी फौजदारी मुकदमे के निचले न्यायालय ने अभियुक्त को छोड़ दिया हो परंतु उच्च न्यायालय ने अपील के विमुख आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो। नंबर 2, यदि उच्च न्यायालय में किसी निचले न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अपने पास निरीक्षण के लिए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराकर मृत्युदंड दे दिया हो। नंबर 3, जिस मुकदमे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के अपील किए जाने के योग्य है। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी फौजदारी मुकदमे में अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान करता है। नंबर 3 पे आता है संविधान की व्याख्या तथा रक्षा। संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को अंतिम और सर्वोच्च माना जाता है। नंबर 4, मौलिक अधिकारों के विषय में क्षेत्राधिकार। यह न्यायालय स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों के रक्षक है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार ही यह शक्ति दी गई है कि यह आदेश या लेख जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिक्षेप, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेरणा लेख जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। परंतु संकट काल के समय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सहायता लेने के अधिकार को भी राष्ट्रपति स्थगित कर देता है। सलाह शक्ति, सलाहकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार चले। यह परामर्श कोई जरूरी नहीं होता। नंबर 7, एक अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी समस्त कार्यवाही तथा निर्णय सदन के लिए यादगार और प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जा सकते हैं तथा देश के समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। नंबर 8, मुकदमे को स्थानांतरित करने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के लिए किसी भी मुकदमे को उच्च न्यायालय में दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। विविधकारी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी होती है। नंबर 1, वह अपना कार्य चलाने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है। सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि प्रत्येक न्यायालय में न्याय ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा। नंबर 3, संघीय लोकसभा आयोग के सदस्यों तथा सभापतियों को पदच्युत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। क्षेत्राधिकार का विस्तार। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो यह था हमारा आज का लेसन 4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपको याद करना है और लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।